अगर सरकार को सेना का पेंशन वेतन बोझ लगता है तो बेशक इसमें कोई शिकायत नहीं है सरकार के दृष्टिकोण से, तो उनके दृष्टिकोण में इस बात की भी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो एमपी, एमएलएज, एमएलसीज 3-4 पूरे देश में अग्निपथ, अग्निवीर योजना जो हाल ही में केंद्र सरकार ने लाई है उसका विरोध जमकर हो रहा है। खासकर बिहार, यूपी, झारखंड और कुछ अन्य राज्यों की बात करें तो इन राज्यों में बहुत जमकर विरोध हो रहा है। बात विरोध का नहीं है, बात कुछ चीजों को समझने का है। हम लोग जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं जो कतई हमें करना नहीं चाहिए था और ना ही आगे करना चाहिए। मैट्रिक पास युवा, इंटर पास युवा जो कम पढ़े लिखे होते हैं, किसान के बेटे होते हैं, मजदूर के बेटे होते हैं, कम आय पाने वाले पिता के बेटे होते हैं, उनके सपने होते हैं कि मैं मेहनत करके अपनी लगन से अपनी ज़रूरत को भी पूरा करूं और भारत माँ की भी सेवा करूं, अपने देश की भी सेवा करूं। लेकिन आज जो देश की हालात है उसमें किसी राजनीतिक पार्टी की चर्चा नहीं होगी। मैं सिर्फ देश में घटित हो रही घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। हम और आप मिलकर इन बातों को समझेंगे कि आखिर ऐसी नौबत आती क्यों है। आज अग्निपथ, अग्निवीर योजना को लेकर सेना अभ्यर्थियों ने कई ट्रेनें जला दी, लाखों अरबों करोड़ों का खर्च, नुकसान यह जो है, जो इन आंदोलनों के उपरांत हुआ या जो हो रहा, जो क्षति आने वाले दिनों में भी हो सकती है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? हम और आप भरेंगे। जी हाँ, हम और आप भरेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार ऐसी योजनाओं को लाने के पहले ठीक से रिव्यू क्यों नहीं करती है। अगर सरकार को सेना का पेंशन वेतन बोझ लगता है तो बेशक इसमें कोई शिकायत नहीं है सरकार के दृष्टिकोण से, तो उनके दृष्टिकोण में इस बात की भी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो एमपी, एमएलएज, एमएलसीज 3-4 तरह के पेंशन लेते हैं, तरह तरह के अलाउंस लेते हैं, क्या उनके इस पेंशन का बोझ देश पर नहीं है? क्या सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं है कि इन सांसदों और विधायकों के पेंशन कम कर दिए जाए, इनके अलाउंस को घटा दिया जाए, जब देश की रक्षा करने वाले युवा जो रात दिन रेगिस्तान जैसे शहरों में धूल मिट्टी, ठंड, गर्मी को झेलते हुए अपनी नौकरी करते हैं, उनके पेंशन को हटाने की बात होती है, उनके वेतन को घटाने की बात होती है। इतना ही नहीं, उनके नौकरी अवधि को भी घटाकर 4 साल करने की बात होती है। अगर देश का सेना युवा होनी चाहिए तो मेरे ख्याल से, यह मेरा व्यक्तिगत और निजी विचार है, देश की व्यवस्था भी युवा होनी चाहिए, देश को चलाने वाला भी युवा होना चाहिए। एक व्यक्ति 30 साल से किसी राज्य को चलाते हैं, 10 साल से किसी देश को चलाते हैं, और एक सैनिक जो अपनी मेहनत और लगन, वर्षों की तैयारी, वर्षों की दौड़, वर्षों के पुश और अपनी शारीरिक क्षमता से भारत माँ की सेवा करने उतरते हैं, उनके जीवन की स्थिति को देखा नहीं जाता है, उनके जरूरतों को समझा नहीं जाता है। लोग सेना में क्यों जाते हैं? पहले जिंदा रहेंगे तब ना सेना में नौकरी करेंगे। यहाँ तो सेना बनने वाले अभ्यर्थियों को मारने की साजिश हो रही है। लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों से अपील करूंगा हाथ जोड़कर कि आपको हिंसात्मक नहीं बनना है,
यह गांधी का देश है, महात्मा गांधी का देश है। अंग्रेज जैसे क्रूर दिमाग वाले व्यक्तियों को भी ने महात्मा गांधी बापू ने अपनी सत्य मार्ग, सत्यमेव जयते की नीति से परास्त किया था, और आप भी कर सकते हैं। यह किसी सरकार की बात नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, यह देश की बात है, चिंता की बात है। नौकरियां घट रही है, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, सरकार की नीति आम लोगों के सामने स्पष्ट नहीं है। सरकार जो करती है मैक्सिमम लोगों को समझ में ही नहीं आती है, और सरकार समझाना भी नहीं चाहती है। जब भी चुनाव आएंगे तरह तरह के लॉलीपॉप दिखाए जाएंगे। जो भी चीजें देश में हो रही है वो स्पष्ट है, और राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपने हक की रोटी सेकने में लगे हैं। वास्तविकता क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। हम लोग समझते नहीं, ट्रेन नहीं जलाने चाहिए। हिंसात्मक आंदोलन करने से हमारे देश की पहचान नहीं बनेगी। हमारा देश गांधी का देश है, गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से देश को आजाद कराया था। तो ये सब तो मामूली चीज है। विरोध करना गलत नहीं है, संवैधानिक है, लेकिन विरोध करने के तरीके गलत हो सकते हैं, और जो हो रहे हैं वो तरीका गलत है। माना कि सरकार की योजना हमारे समझ से बाहर है, हमारे हित में नहीं है, तो उसका भी विरोध आप हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक तरीके महात्मा गांधी बापू के तरीकों में कीजिए। हमारा देश हम सब का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और सेना इस देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो पूरी जनता की सुरक्षा करता है, पूरे देश को बचाता है। इसलिए देश के वित्तीय व्यवस्था में सेना को भी प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए, ना कि नेताओं को प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं, तमाम तरह के लोग सरकारी पैसे को लूट कर भाग जाते हैं। इसके जवाबदेह कौन है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आज मध्यम वर्ग और उससे नीचे वाले वर्ग की स्थिति क्या है? भरपेट खाना नहीं मिल रहा, सही शिक्षा नहीं मिल रहा, सही स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। किसी के पास कुचलने के लिए, पैरों तले दबाने के लिए नोटों की गड्डी है, तो किसी को इलाज करने के लिए चंद रुपये भी नहीं है। यह है देश की स्थिति। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इस स्थिति से निपटने की जरूरत है। भारत के नागरिक होने के नाते जागरूक होने की जरूरत है। सरकार कोई गलत नहीं होता, सरकार के लोग, सरकार के पद पे बैठे लोग गलत नहीं होते हैं। सरकार की नीतियां गलत होती है। सरकार की नीतियां भारत देश में रह रहे लोगों की प्राथमिकता में होनी चाहिए, लोगों की प्राथमिकता में लेकर होनी चाहिए। लेकिन यह सरकार जो है किस दिशा में, किस रूप में काम करने लगी है, इसकी चर्चा दिमाग से करने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है। बिहार, यूपी, झारखंड कम औद्योगिक वाले क्षेत्र हैं, राज्य हैं। यहाँ रोजगार की कमी है। बहुत मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी मिल पाती है। पीएचडी, पीजी करने वाले लोग भी जो है चपरासी की नौकरी करने की लाइन में लगे रहते हैं, और उस लाइन में 1-2 लोग नहीं बल्कि हजारों लोग रहते हैं। ये स्थिति है। देश किस दिशा में चल रही है, वित्तीय स्थिति देश का क्या है, अग्निपथ, अग्निवीर योजना को लेकर समझा जा सकता है कि सरकार सेना का बोझ भी उठाने के लिए बचना चाहती है। कोई बात नहीं, देश का स्थिति खराब है तो जनता के सामने इसकी जो बातें हैं स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन लोग सत्ता में बैठे रहना चाहता है। इसलिए देश की जनता के सामने नीतियां और चीजें स्पष्ट होने नहीं देती है। ठीक है, देश का हालात खराब है, सेना को वेतन और पेंशन और लंबी नौकरी दी नहीं जा सकती। सेना का नौकरी तो ऐसे ही कम वर्षों का था। सेना के पेंशन और वेतन से कई ज्यादा गुना जो है नेताओं का वेतन और पेंशन होता। उनका काम क्या है? क्या नेता रेगिस्तान में काम करते हैं, पहाड़ पर ड्यूटी करते हैं, ऑटो और टेम्पू से चलते हैं? नहीं, यह देश का दुर्भाग्य है। वो इतने मोटे मोटे गद्दे वाले तोशक पे बैठ के रिमोट लेकर के हिंदू मुस्लिम करते हैं। यह देश की स्थिति है।
लेकिन क्या इन स्थितियों के सामने हम लोग झुक जाएंगे, हिंसा करने लगेंगे? बिल्कुल गलत। आप अपनी एकता को दिखाइए, शांतिपूर्ण ढंग को दिखाइए, शांति वाली नीति दिखाइए, क्योंकि लोगों को पता है कि कुछ लोगों को उग्र करके मामले को रफा दफा कर दीजिए। यह देश हमारा है, हम अपने देश में ही उग्रता दिखाएंगे तो बाकी जगहों पर क्या करेंगे? संयम की घड़ी है। किसी सरकार की बुराई करने से चीजें ठीक नहीं होगी, सरकार की नीतियों का विरोध करना होगा, वो भी स्पष्ट ढंग से। हमें और आपको चीजों को समझना होगा, लोगों को समझाना होगा, तभी हालात बदलेंगे। यह बेहद दुखद है कि जो चीजें भारत देश में हो रही है, ठीक है सरकार नया प्रयोग करती है, लेकिन उस प्रयोग में प्राथमिकता किसको दे रही है? क्या सेना में नौकरी करने के बाद लोग 5-10 हज़ार का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेंगे? वो भी मिलता है क्या? वास्तविकता क्या है? ऊपर बैठे लोगों को नीचे दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं, नीचे बैठने वाले लोगों को ही नीचे दिखता है। हवाई जहाज और आसमान में उड़ान भरने वाले लोगों को नीचे की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती है, बहुत छोटी दिखती है, बहुत तुच्छ दिखती है। ये वास्तविकता है। हम और आप बोलने से बचते हैं, सही चीज़ों को सपोर्ट करने से बचते हैं, यही रोना है। तो मैं तमाम सेना भर्ती अभ्यर्थियों से अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी कोई भी हरकत नहीं करे जिससे भारत माँ की आंचल गंदा हो, भारत देश का मान सम्मान घटे, हमारे राज्य बिहार का मान सम्मान घटे, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश का मान सम्मान घटे। हमें एक शिक्षित युवा के रूप में अपने विचारों को, अपने आंदोलनों को, अपने मांगों को सरकार के समक्ष रखनी है। सरकार हमारी है, हम और आप मिलकर सरकार बनाए तो हम और आप मिलकर ही सरकार से बात करेंगे। उसके भी माध्यम हो सकते हैं, उसके भी तरीके हो सकते हैं। उन सही तरीकों में पेश आना है और चीज़ों को लिखित रूप में स्पष्ट ढंग से सरकार तक पहुंचाना है, ताकि सरकार हमारी और आपकी बातों से कन्विंस हो सके। हो सकता है सरकार अपने नज़रिए से सोचती होगी। मैंने अभी कहा कि ऊपर बैठे लोगों को नीचे की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती है, हमें उन चीज़ों को स्पष्ट दिखानी होगी। हो सके तो उसे दूरबीन का प्रयोग करके भी जो चीज़ें हैं उनके पास, उनके नज़दीक दिखानी होगी, तभी हम लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे। कहने को तो सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियां होती है, लेकिन वो सिर्फ कहने को है। वो संपत्तियां हमारी और आपके पैसे की बनी है, आप और हम जो टैक्स पे करते हैं उससे बनी हुई है। इसलिए किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान अगर हम लोग पहुंचाते हैं, उग्र आंदोलन करते हैं, बिहार और देश की जनता को परेशान करते हैं, तो वो समझिए हम अपना ही नुकसान करते हैं। ये चीज़ें कतई उचित नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल गलत साबित होगा और सेना में भर्ती होने वाले जो युवा का जज्बा और जुनून है उसके प्रति नकारात्मकता लोगों के बीच बढ़ेगा। आपके जज्बे और ऊर्जा को पूरी दुनिया सलाम करती है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना को हमारा सैल्यूट है, हम उनका सम्मान करते हैं। उन सेनाओं के भरोसे पूरा हिंदुस्तान चैन के नींद सोता है। इसलिए सरकार की प्राथमिकता में सेनाओं की बातें होनी चाहिए। उनके जीवन की जो बातें हैं, जो उनके जीवन की कठिनाई है, वो भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। सरकार उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का भरसक प्रयास करे, क्योंकि सेना ऐसा टफेस्ट नौकरी कोई नहीं करते हैं। सिविल सर्विसेज या सिविल नौकरी करने वाले लोग जो होते हैं वो उन परेशानियों को नहीं झेलते हैं जो सेना झेलते हैं। इसलिए सरकार से भी हमारी अपील होगी, सरकार भी को भी हम चाहेंगे कि भाई चीज़ों को इस दृष्टिकोण से देखें जिस दृष्टिकोण से भारत की जनता को प्राथमिकता में लाकर सोचा जाए और उसका वास्तव में फ़ायदा या लाभ पहुंचाया जा सके, देश के हित को ख्याल में रखते हुए। तो चलिए
अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो की बातें को जो आपने सुना अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वो मोटिवेट हो सके और गलत कदम उठाने से बचे। एक शिक्षक की यही पहचान है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे गलत दिशा में कदम ना उठाएं। जो भी लक्ष्य होता है वो देर या सवेर मिलता ही है, थोड़ी परेशानी होकर भी मिल सकता है या आसानी से भी कभी मिल जाता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, कदम गलत नहीं उठाने चाहिए। यह सबसे पहली बात दिमाग में होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं तमाम सेना अभ्यर्थियों से पुनः अपील करूंगा कि आप हिंसात्मक आंदोलन को बंद कर दें और अपनी आवाज़ महात्मा गांधी बापू के बताए रास्ते पर लोगों तक, सरकार तक और सिस्टम तक पहुंचाएं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।